right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो हमारी 12th है उसका मैथ्स का चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। और भाई हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 तक है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको उनकी जो वीडियोस है ना ये पुरानी क्वेश्चन नंबर 18 तक की वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना जो प्लेलिस्ट वाला कॉर्नर होता है ना वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 से इस वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई हमारा क्या है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स गिवन है। तो जब इस तरीके से एक्स गिवन होता है, आपको पता है एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस समय हमारी जो पर्टिकुलरली वैल्यू होती है, या तो हम उसके इक्वल वैल्यू लेते हैं, या उससे छोटी लेते हैं, या उससे बड़ी लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसके बारे में ऑलरेडी आप डिटेल में मतलब 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। और मैंने आपको जो आपका चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री था और साथ ही में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ना 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन, उसके इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उतने डीप में नहीं जाते, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इज डिसकंटिन्यूड, आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है जी एक्स, आपको बताना है ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा हेयर। इस तरीके से आपको बताया हुआ भी है कि ये जो ब्रैकेट, ये जो आपके अलग अलग है ना, जैसे 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट आपके ऐसे होते हैं, एक आपके ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, एक आपके ऐसे ब्रैकेट होते हैं और साथ ही में एक ऐसे ब्रैकेट भी होते हैं। ठीक है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये आपके क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, आप इनको क्या कह सकते हो, राउंड ब्रैकेट कह सकते हो। ये आपके करली ब्रैकेट्स हो गए, आप इनको करली ब्रैकेट्स भी कह सकते हो, आप इनको पेरेंथेसिस भी कह सकते हो। ये आपके ब्रैकेट्स कहलाए जाते हैं, या फिर आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो, या आपके एंगल ब्रैकेट हो गए। ठीक है, मतलब ब्रैकेट है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। और जब आप क्या करते हो, कोई वैल्यू को इस वाले ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। जब आपके एक्स को आपने इस तरीके से बंद किया हुआ है ना, ये डिनोट करता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू एक्स होगा। ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है। मतलब अगर आप एक्स की कोई वैल्यू ले रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है या तो ये एक्स आएगी या एक्स माइनस में 1 आएगी। ये आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, और भाई यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। अगर मान लो आपका, मैं कोई सी है ना कांस्टेंट ले रही हूँ, सी एक कांस्टेंट है। अगर आप मान लो कि आपकी जो वैल्यू है एक्स की वो क्या है, सी है, उस समय आपके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू सी ही आएगी, वो सी ही रहेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो अगर एक्स ले रहे हो तो ये एक्स ही रहेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, जो सी है, जो कांस्टेंट नंबर आप ले रहे हो एक तरीके से, अगर ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, इस पर्टिकुलरली सी के राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सी प्लस में एच लोगे। जो इसकी वैल्यू आने वाली है ना वो क्या आएगी, सी ही आएगी। एक तरीके से अगर आप x पॉजिटिव लेते हो तो x प्लस में h होगा और वो क्या आएगा, x ही आएगा। और जब आप c नेगेटिव लेते हो, यानी कि c की जो वैल्यू है, ये जो पर्टिकुलरली पॉइंट जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, c माइनस में h हुआ और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, c माइनस में 1 रहेगी। तो कंडीशन होगी ना पूरी, लेस देन और इक्वल टू 1। या तो इससे लेस देन रहेगी, या तो एक उससे कम हो जाएगी, या फिर इनके इक्वल रहेगी, है ना। ठीक है, तो ये जो हमारी मेन कंडीशंस होती है मैंने आपको अकॉर्डिंग टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये आपके पास कंडीशन है कि या तो वैल्यू वही रहेगी या फिर उससे एक कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको भाई क्वेश्चन के अंदर जी एक्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं जी एक्स। यहाँ से मेनली आपका जो आंसर है वो स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको पेपर में लिख के नहीं आना है। ठीक है, तो भाई आपका जी एक्स हो गया। जी एक्स आपको गिवन है एक्स माइनस में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स गिवन है। हम मान लेते हैं कि सी ये जो हमने लिया ना, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और ये होगी हमारे फील्ड ऑफ इंटीजर के अंदर, यानी कि जो इंटीजर का एक सेट होता है ना उसके अंदर से आप ये वैल्यू ले सकते हो सी की। तो हम मान लेते हैं लेट सी बी एन इंटीजर। हमने मान लिया कि सी भाई है, कौन है, ये इंटीजर है। ये जो इंटीजर का सेट होता है उसके अंदर ये सी जो है वो बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिर से वही आपका कंटिन्यूटी वाला एक बार याद दिला देती हूँ। अब आपको ये बताना है कि जो जी एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पे। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो पॉइंट है, हर एक जो ये सी पॉइंट होगा, देखो आप हर एक बार इंटीजर लेके तो कर नहीं सकते। हमने क्या मान लिया कि जो सी है वही एक ऐसा इंटीजर है जो इनमें से कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि ये जो रहेगा
आएगा ये हर एक इंटीजर के लिए आपका जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। ये जो आपका एक प्रूव आएगा आपके पास वो क्या रहेगा, हर एक इंटीजर के लिए ट्रू रहेगा। जैसे कि हम nth टर्म बता देते हैं, है ना, जैसे कि हम nth टर्म बता देते हैं तो वो जो टर्म क्या जो आपके स्टेटमेंट एक फॉर्मूला आता है वो हर एक के लिए लागू होता है। उसी तरह आपने एक सी इंटीजर मानना है और ये जो सी इंटीजर है ये अप्लाई करता है कि ये जो कंडीशन इस सी के लिए आएगी वो हर एक इंटीजर के लिए आएगी। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो आपके पास gx जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे। अगर आप शो कर दो कि ये जो c है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक इंटीजर आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब हर एक इंटीजर के लिए गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंदर हमारी कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जी ऑफ सी आएगा यहाँ पे, क्योंकि सी आपका इंटीजर है, सी पे आप चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी। आपको शो करना है ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि वो जो तीन कंडीशन होती है तीनों में से कोई एक अनइक्वल आने वाली है, तब आप शो कर दोगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। बहुत ईजी है ना। तो यहाँ लिखती हूँ मैं gx। देखो यहाँ पे ना ये एक्सरसाइज फुली बेस्ड आपकी कंटिन्यूटी का, जो आपने कंटिन्यूटी का बेसिक सीखा है ना, घुमा फिरा के आपको उसी पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ये भाई अब तुम्हारी कंटिन्यूटी का काम आ गया, आगे तुम करो। ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूटी का बेसिक ही अप्लाई होने वाला है हर एक क्वेश्चन के अंदर। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, वो आपको समझनी जरूरी होती है। तो अब यहाँ लिख देते हैं gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू सी इफ। अब आपको ये पता अगर सी की जगह कुछ और होता, अगर आपको बोला होता है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 चेक करो, तो यही सेम करते, बस पॉइंट सी की जगह 1 ले लेते। अब हम सी हमने माना है कि वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, भाई कोई भी इंटीजर है वो, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में एक पॉइंट पे ही चेक कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। बस ये होगा फायदा कि ये जो रिजल्ट आएगा वो हर एक इंटीजर के लिए आएगा। और आना क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट दे रखा है कि डिसकंटिन्यूअस शो करना है, यानी कि इसका आंसर डिसकंटिन्यूटी आने वाला है, ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का आएगा, मतलब हर एक इंटीग्रल पॉइंट हमारे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनने वाला है। तो हिंट आपको गिवन है, तो गलती से भी इसको अगर आपका ये इक्वल आ जाता है, कंटिन्यूअस आ जाता है, यानी कि आपने कहीं पर गलत किया है। आपको क्या आना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए, तब ये प्रूव्ड होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। जब ये आपके तीनों इक्वल आएंगे तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, जो कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। यानी कि इन दोनों में से हमें ये शो करना है कि कोई एक जो है वो इक्वल नहीं है, हो सकता है वो तीनों ही इक्वल ना हो, अगर दो इक्वल नहीं आते तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड gx, इसको मैं नेगेटिव साइड बोल रही हूँ, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है, मतलब ये जो पॉइंट c लोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसके लिए हम माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने gx इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है वो हमें gx के रूप में गिवन है, तो हम यहाँ पे भी इसको gx कर देते हैं, क्योंकि fx हमें प्रोवाइडेड नहीं है, आपके पास gx के रूप में फंक्शन प्रोवाइडेड है। इज इक्वल्स टू लिमिट राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन फंक्शन gx इज इक्वल्स टू g ऑफ c। ये अब आपको शो करना है। तो आप देख सकते हो किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम मान रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब राइट साइड से आओगे तब डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, सी आ रही है वैल्यू, और जब आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो आपके पास सी माइनस में जो फंक्शन आएगा उसके लिए वैल्यू आ रही है सी माइनस में एच, यानी कि जो दोनों साइड है उस समय हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को कंसिडर करोगे और राइट हैंड लिमिट को कंसिडर करोगे। तो इस साइड हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू c, और इस साइड लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड है ये fx, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी यहाँ gx आएगा ना, क्योंकि हमने gx माना है फंक्शन को, गिवन है gx। अब देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट, अब हम h का अप्रोच करवाएंगे 0 को, यहाँ पे आ जाएगा g। अब ये हमारी कौन सी वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, x c को कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड साइड से, कौन सी वैल्यू को x 0 के पास लेके जा रहे हो, h को। अब आपने करना क्या है कि अब आपके पास फंक्शन अगर आप देखते हो, अगर आप इस रूप के अंदर देखते हो ना, तो आपके पास आप सोचोगे कि ये फंक्शन आ रहे नहीं, आपको जो फंक्शन गिवन है आपको उसी को कंसिडर करना है। आप इसी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी लोगे और इसी के लिए राइट हैंड लिमिट भी लोगे, बस फर्क ये है कि x की वैल्यूज बस यहाँ पे चेंज होने वाली है। अगर आप राइट हैंड साइड से आओगे उस समय x की वैल्यू c रह रही है, और जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो c है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो c माइनस में 1 है। इसी वजह से फंक्शन के अंदर डिफरेंस आएगा, लेकिन मेन फंक्शन यही है, वैल्यूज बस x की चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपने करना क्या है कि जो gx इज इक्वल टू ये है ना आपका फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x गिवन, तो आपको करना क्या है कि जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह c माइनस में h वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आ जाएगा आपके पास x की जगह लिखेंगे c माइनस में h और माइनस में हो जाएगा c माइनस में h, लिख दिया हमने। अब आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, देखो आपको पता है कि जब c माइनस में h है आपके पास, उस समय आपके पास क्या वैल्यू है, देखो जब आपके पास जो x है, जब आपने x की वैल्यू को माना c माइनस में h, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो उस समय आपको वैल्यू लेनी है c माइनस में 1, ठीक है। तो इसकी जगह आप c माइनस में 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा c माइनस में h माइनस में ये हो जाएगा c माइनस में 1। अब माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा c माइनस h माइनस c प्लस में 1। अब ये जो h दिखाई दे रहा है ना, इनके साथ में, इन दोनों के साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 भी चल रहा है। अब h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, आपने क्या करना है, जो h है इसकी जगह 0 वैल्यू पुट कर देनी है। c और c यहाँ पे कैंसिल हो गए, माइनस हो जाएगा 0 प्लस में 1 यानी कि 1। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। यही सेम फंक्शन रहेगा, बस अब की बार x की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब की बार देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, जब राइट साइड से आओगे तो c प्लस में h की जगह आप c लिखने वाले हो, बस ये फर्क आएगा। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर कह लीजिए राइट हैंड साइड, gx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g। अब ये हो जाएगा आपके पास c प्लस में h। अब ये x की जगह यहाँ पे पुट करना है, इसमें x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x की जगह लिखेंगे c प्लस में h माइनस में, अब यहाँ पे x की जगह लिखेंगे c प्लस में h। अब ये जो c प्लस में h है इसकी जगह आप c लिख सकते हो, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो ये हो जाएगा c प्लस में h और इसके साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 भी चल रहा है, ये इक्वल टू का साइन हटा देना, ये एरो हटा देना। अब ये हो जाएगा माइनस में c, इसकी जगह हमने c लिख दिया तो ये हो जाएगा माइनस c और c कैंसिल, वैल्यू कितनी बची, h बची, इस h की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड जो लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं आए, और जो हमें शो करना था कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो वो प्रूव हो गया है क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर gx is not continuous at all integral पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको प्रूव कर दिया है क्योंकि c को आपने इंटीजर माना था ना, यानी कि इंटीग्रल पॉइंट्स माना था। अब इंटीग्रल पॉइंट्स पे यानी कि जो c पॉइंट आपने इंटीग्रल पॉइंट माना था उस पे तो दोनों इक्वल नहीं आए, यानी कि gx जो है वो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो फंक्शन आपको डिफाइन था gx इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट के अंदर x हो गया, डिसकंटिन्यूअस होगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 19 सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो मैंने लिख दिया है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है बताओ क्या ये x इज इक्वल्स टू पाई पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे x के लिए कोई डिफरेंट वैल्यूज ना तो हमें प्रोवाइडेड है, ना ही हमारे पास अलग अलग हमारे पास फंक्शन है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन ये थी कि जब आप c प्लस की साइड से आ रहे थे तब डिफरेंट थी x की वैल्यू, और जब c नेगेटिव साइड से आ रहे थे तब डिफरेंट वैल्यू थी, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसीडर करनी पड़ी थी। लेकिन आप देखते हो यहाँ पे तो आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है जिसके अंदर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसलिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये शो करोगे कि जो लिमिट है x की टेंड करेगी पाई के पास एफ एक्स रहेगा हमारे एफ ऑफ पाई के इक्वल। यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट जिसे हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ही इनको इक्वल करके शो कर सकते हो कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल्स टू पाई पेयर, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, याद रखना ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब की बार हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल मतलब ये इक्वल होंगी, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और ये इक्वल कब होंगी, तब होंगी जब दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। मतलब ये तो आपको पता ही ना, दोनों इक्वल आएंगी, सेम आएंगी, तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और 1 मिनट में यहाँ पे हमारा फंक्शन लिख देती हूँ। फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। ये जो क्वेश्चन है आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, एक बार मैं आपको इस तरीके से करके बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो तरीका है उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूंगी, काफ़ी ज़्यादा इजी है उसका दूसरा मेथड भी, तो आप उसको खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट
x अप्रोचेज टू पाई एफ एक्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको किसी भी डायरेक्शन से आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही आप क्या करोगे, जो फंक्शन है वो लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो x है इसकी जगह पाई पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5। अब आप देख सकते हो कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि जो साइन पाई होता है, आपको पता है ना साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और जो 180 डिग्री होता है उस पर साइन हमारा 0 होता है, तो ये जो वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है। ये वैल्यू तो खत्म हो गई। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब आपको चेक करना है राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू आती है। अगर दोनों इक्वल आई है इसका मतलब आपने ये शो कर दिया है कि दोनों क्या मतलब जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इस साइड आपको एफ ऑफ पाई चेक करना है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर सीधा आपको एक्स की जगह पाई पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5। फिर से आपको पता है कि जो साइन पाई होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 5, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस में 5। देयरफॉर जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आई है, पाई स्क्वायर प्लस में 5 आई है। आप देख सकते हो ये और ये जो है वो इक्वल है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा मैथमेटिकल वे के अंदर लिखते हैं, दस लिमिट x अप्रोचेज टू पाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। एक बार मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ मेथड नंबर 2 के लिए, ठीक है। मेथड नंबर 2 में पाई लिखने लग गई थी। तो ये आपके पास एफ एक्स देखो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 गिवन है, ठीक है। तो ये जो तरीका है हम थोड़ा एल्जेब्रा के तरीके से देखते हैं। ये क्वेश्चन तो कैलकुलस के अंदर आता है, लेकिन आप इसको भी थोड़ा एल्जेब्रिक वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको ये जो फंक्शन गिवन है आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको पी एक्स मान लो, और ये जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है इसको क्यू एक्स मान लो, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर एक्स, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर मान लेंगे, एक तरीके से आर एक्स मान लेंगे, ये जो है 5, ठीक है। देखो आप क्या कह सकते हो, अब इनको आप अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट के इनको कंटिन्यूअस बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये पी एक्स हमने माना ये क्या एक पॉलिनोमियल है, यानी ये कंटिन्यूअस है। फिर हम बात करते हैं साइन एक्स की, जो साइन एक्स होता है वो हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये सब आपकी थ्योरम वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। अब बचा 5, अब ये आपका कांस्टेंट नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तीनों कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होने वाला है, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है कैसे। अब आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस में क्यू एक्स, सॉरी ये एक्स लिखना था कहाँ, मैंने इसको मैं काट के नीचे ही लिख देती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। अब ये आपके पास एक तरीके से एक फंक्शन का रूप बना है। आप देख सकते हो कि ये तीनों क्या है, ये जो तीनों है ये रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनी है ये भी क्या होगी, हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5, इनकी वैल्यूज लिख देना उसके बाद और बता देना ये कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन होगा ये एक्स इज इक्वल्स टू पाई पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अगर आप पाई की कोई वैल्यू लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे 3.14 ले लो या फिर 22/7 ले लो, तो आप देखोगे कि ये जो आपके पास रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि जो पाई होता है वो एक हमारे रियल नंबर के अंदर ही आता है, आप इसको इमेजिनरी ट्रीट नहीं कर सकती हैं। तो ये जो आपके पास रियल नंबर के अंदर कंस्टिट्यूट हो रहा है पाई, यानी कि उसके ऊपर भी हमारा जो गिवन फंक्शन है एक्स इज इक्वल्स टू पाई पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन ही हर के रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर ये जो अभी पहले हमने देखा था ना, ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, तो कैलकुलस के तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।